हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बड़े घर की बेटी कहानी को शॉर्ट में समझने वाले हैं। इस कहानी को हम बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे, पॉइंट्स में समझेंगे। हम गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह इनके बारे में कुछ जानते हैं, जो कि कहानी के एक पात्र हैं। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार थे। उनके दादा के पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। गांव के पुराने तालाब, मंदिर, कुएं ये बेनी माधव सिंह के दादा ने बनाए थे। किसी समय में बेनी माधव सिंह धन धान्य से संपन्न लोग थे, मतलब काफ़ी वेल्दी लोग थे वो। लेकिन आज के वक्त में, वर्तमान में उनकी आय मतलब इनकम वार्षिक 1,000 रुपये। वार्षिक 1,000 रुपये मतलब एनुअल इनकम 1,000 रुपीज़ थी। इससे पता चल रहा है कि आज के वक्त में, प्रेजेंट में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनके दादा के समय थी। उनके घर की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे, 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ सिंह को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके बीए की डिग्री हासिल की थी और एक दफ्तर में काम करते थे, एक ऑफिस में वो जॉब करते थे। और बेनी माधव सिंह का दूसरा बेटा था लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी बिल्कुल दोहरे बदन का सजीला जवान था। दोहरे बदन का मतलब हेल्दी था। लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई श्रीकंठ सिंह से एकदम विपरीत था। श्रीकंठ सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जबकि लाल बिहारी कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति था। प्राचीन सभ्यता का गुणगान करते श्रीकंठ सिंह एक ऐसे चरित्र के रूप में सामने आते हैं जो प्राचीन सभ्यता के नियमों पर चलते हैं। प्राचीन सभ्यता मतलब ओल्ड कल्चर, ट्रेडिशंस। श्रीकंठ सिंह इंडिया के प्राचीन कल्चर के अनुसार ही रहते थे। श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री हासिल की थी। वह अंग्रेजी के ज्ञाता थे, उन्हें अंग्रेजी आती थी, पर वो अंग्रेजी की भी निंदा करने से पीछे नहीं रहते थे। यही बात बताती है कि श्रीकंठ सिंह को अपनी प्राचीन सभ्यता पे गर्व था। वे रामलीला में भी बड़े उत्साह से भाग लेते थे और रामलीला में वो कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करते थे। श्रीकंठ सिंह परिवार की एकजुटता में विश्वास करते थे। वे संयुक्त परिवार के पक्षधर थे। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली। उनकी सोच थी कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए और उनकी इसी सोच की वजह से गांव की औरतें उनकी निंदा करती थी, उनकी बुराई करती थी। गांव की कुछ औरतें तो उन्हें अपना दुश्मन भी समझती थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनकी इस सोच का विरोध करती थी। उनकी पत्नी संयुक्त परिवार का विरोध इसलिए नहीं करती थी कि उन्हें अपने सास ससुर, देवर या जेठ इनसे घृणा थी, इनसे नफरत थी, बल्कि उनकी पत्नी का विचार यह था कि संयुक्त परिवार में रहकर, जॉइंट फैमिली में रहकर बहुत कुछ सहने के बाद भी अगर परिवार में एडजस्ट ना हो सके और हर दिन घर में झगड़े हो, तो इस तरह अपना जीवन खराब करने से, नष्ट करने से तो अलग रहना ज़्यादा अच्छा है। ठाकुर साहब भूप सिंह का धर्म संकट। हम देखते हैं कि भूप सिंह कौन थे और उनका क्या धर्म संकट था। ठाकुर साहब भूप सिंह छोटी सी रियासत के बड़े जागीरदार थे। भूप सिंह बहुत अधिक धन धान्य से संपन्न व्यक्ति थे। धन धान्य से संपन्न मतलब काफ़ी वेल्दी थे। ठाकुर भूप सिंह बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति थे। इतने धनी व्यक्ति थे कि उनका काफ़ी विशाल घर था, बड़ा सा घर, हाथी, कुत्ते और हर भोग की चीज़ उनके घर में एग्जिस्टिंग थी। आनंदी उनकी चौथी लड़की थी। 4th नंबर की लड़की आनंदी थी और आनंदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। ठाकुर भूप सिंह के पास बहुत पैसा था। वे बहुत धनी व्यक्ति थे, पर उनका कोई लड़का न था। वे अपनी बेटी आनंदी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वे एक धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। भूप सिंह अपनी पुत्री आनंदी का विवाह ऐसी जगह करना चाहते थे जिससे ना तो उन पर
कर्ज का बोझ हो और ना ही आनंदी अपने आप को भाग्यहीन मतलब अनलकी समझे। आनंदी का विवाह करने के लिए वो एक अच्छे और कुशल व्यक्ति की तलाश में थे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए थे और श्रीकंठ को देखकर भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए। उन्हें श्रीकंठ सिंह का स्वभाव बहुत पसंद आया और उन्होंने आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ कर दिया। और इस तरह भूप सिंह के मन में आनंदी के विवाह के बारे में जो धर्म संकट था वो खत्म हो गया और आनंदी और श्रीकंठ का विवाह हो गया। आनंदी का नई परिस्थितियों को स्वीकार करना। विवाह के बाद आनंदी के सामने जो भी नई परिस्थितियां थी, जो नए कंडीशंस थे या सिचुएशंस थे, उन्हें आनंदी ने स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार किया? आनंदी एक उच्च कुलीन परिवार की बेटी थी। उच्च कुलीन मतलब रईस और खानदानी थी। उसने कभी भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स देखे नहीं थे। आर्थिक संकट मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। पर उसके ससुराल की स्थितियां, कंडीशंस उसके लिए बिल्कुल अलग थी। आनंदी के मायके में उसका बहुत बड़ा घर था, पर यहाँ मकान में खिड़कियां भी नहीं थी, ना ज़मीन पर फर्श थी, ना दीवार पर कोई तस्वीरें थी। यह एक देहाती का घर था, लेकिन आनंदी का स्वभाव ऐसा था कि उसने अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। मतलब ससुराल में उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। लाल बिहारी सिंह जो आनंदी का देवर था, उसने एक दिन आनंदी को मांस पकाने के लिए कहा। वह बड़े घर की बेटी थी और उसे बचत करना नहीं आता था। उसने पूरा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी जब खाना खाने आया और दाल में उसे घी नहीं मिला तो आनंदी और लाल बिहारी में नोकझोंक हुई। नोकझोंक मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ और लाल बिहारी इतना गुस्से में आया कि उसने आनंदी को खड़ाऊ फेंक कर मारा। आनंदी ने खड़ाऊ हाथ में पकड़ लिया और खड़ाऊ उसके सिर पे लगने से बच गया। और लाल बिहारी का यह व्यवहार देखकर आनंदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। आनंदी का कोप भवन में जाना। आनंदी रूम में गुस्से से बैठी थी, उसके लिए यहाँ कोप भवन यह शब्द यूज किया गया है। लाल बिहारी और आनंदी के बीच आर्गुमेंट हुआ था, जिसमें लाल बिहारी ने बहुत गुस्से में आकर आनंदी की तरफ खड़ाऊ फेंका। आनंदी को बहुत अधिक गुस्सा आया था, पर श्रीकंठ घर पे नहीं था। आनंदी का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। 7वें आसमान पर मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। 2 दिन तक वह कोप भवन में रही। कोप भवन उसके रूम के लिए यूज किया है। कोप मतलब गुस्सा, भवन मतलब रूम। गुस्से से जो 2 दिन तक वो अपने रूम में रही, उसके लिए कोप भवन इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 2 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ का इंतजार करती रही। 2 दिन के बाद जब श्रीकंठ घर पे आया, लाल बिहारी ने श्रीकंठ से कहा कि भाई आप भाभी को समझा दीजिएगा, नहीं तो बेकार में ही अनर्थ हो जाएगा। श्रीकंठ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और बेनी माधव सिंह ने भी लाल बिहारी का ही पक्ष लेते हुए कहा, बहू बेटियों का मर्दों के मुंह लगना अच्छा नहीं। इसका मतलब है कि बेनी माधव सिंह कह रहे हैं कि आनंदी को लाल बिहारी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था। श्रीकंठ का क्रोधित होना और उनके सिद्धांतवादी विचार। क्रोधित, गुस्सा होना। श्रीकंठ सिंह बहुत धैर्यवान और शांत स्वभाव के थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन लाल बिहारी ने अपनी भाभी को खड़ाऊ फेंक कर मारने का जो कार्य किया था, उस पे श्रीकंठ सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। श्रीकंठ सिंह सिद्धांतवादी विचारधारा के पक्षधर थे। जब उनके मित्र अपने ही परिवार के खिलाफ बोलते थे, विद्रोहपूर्ण बातें करते थे, तो श्रीकंठ सिंह उन्हें आड़े हाथों लेते थे। मतलब अपने ही परिवार के खिलाफ बोलना श्रीकंठ सिंह को पसंद नहीं था। उनके सिद्धांतवादी विचारों ने ही गांव के घरों को संभाल रखा था। श्रीकंठ सिंह औरतों के साथ होने वाले अत्याचार के या जुल्म के विरोधी थे। उन्हें पसंद नहीं था कि किसी भी औरत पे किसी भी तरह का जुल्म हो। वे हमेशा स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा पर बल दिया करते थे।
गांव वालों की प्रवृत्ति। श्रीकंठ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनके पिता बेनी माधव सिंह को भी आनंदी पे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि आनंदी ने लाल बिहारी के साथ आर्ग्यूमेंट किया था। श्रीकंठ ने गुस्से में कहा, लाल बिहारी मेरा भाई नहीं है। तो उनके पिता बोले कि अगर लाल बिहारी से कोई गलती हुई है तो उसे सजा दे दो, पर ये नहीं कहना कि लाल बिहारी मेरा भाई नहीं है या मैं लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझता। इस बात को लेकर श्रीकंठ सिंह और पिता बेनी माधव के सिंह बहुत बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ। उनकी बातें सुनने के लिए लोग हुक्का और चिलम पीने के बहाने उनके घर आ रहे थे। बाप बेटे का झगड़ा देखकर गांव के कुछ लोग मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे। गांव के लोगों को इनका तमाशा देखना अच्छा लग रहा था, पर बेनी माधव सिंह ने गांव के लोगों की मंशा पहचान ली। उन्होंने पहचान लिया कि गांव के लोगों को इनके आपसी झगड़े में मजा आ रहा है और उन्होंने गांव के लोगों के सामने अपनी बात को पलट दिया। श्रीकंठ सिंह तो बहुत गुस्से में थे और वो लाल बिहारी की इस दुष्टता को कभी माफ नहीं कर सकते थे। वे कभी माफ नहीं कर सकते थे कि लाल बिहारी ने उनकी पत्नी को खड़ाऊ फेंक कर मारा था। बहुत सोचने के बाद श्रीकंठ सिंह ने निर्णय लिया और अपना अंतिम निर्णय पिता के सामने रखा। वह निर्णय क्या था कि दोनों भाइयों में से कोई एक ही घर में रहेगा, मतलब या तो श्रीकंठ रहेंगे या लाल बिहारी रहेगा। और इसका निर्णय उन्होंने अपने पिता पे छोड़ दिया। पिता से कहा कि अगर आपको लाल बिहारी अधिक प्यारा है तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, मुझे विदा कीजिए, या मुझे रखना है तो लाल बिहारी को यहाँ से जाने के लिए कहिए। लाल बिहारी का ग्लानि भाव, ग्लानि मतलब पछतावा। लाल बिहारी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वह रोने लगा। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि अपने भाई से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी और वह अपने भाई के सामने आने पर भी झिझक रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने आनंदी की तरफ खड़ाऊ फेंका। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और पछतावा भी हो रहा था। आनंदी की दयालु प्रवृत्ति। बेशक आनंदी ने अपने देवर की शिकायत की थी, पर अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था, क्योंकि जब उसने शिकायत की थी तब उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और दोनों भाई अलग हो जाएंगे। आनंदी दया की मूर्ति थी। लाल बिहारी ने जब आनंदी से माफ़ी मांगी तब आनंदी का गुस्सा बिल्कुल खो गया और उसकी आंखें नम हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। श्रीकंठ का हृदय परिवर्तन। कहानी के अंत में लाल बिहारी द्वारा माफ़ी मांगने पर श्रीकंठ बहुत देर तक कठोर नहीं रह सके। दोनों भाई आपस में मिले। दोनों भाई खूब रोए। श्रीकंठ ने लाल बिहारी को जाने से रोक लिया। बाहर से बेनी माधव सिंह आ रहे थे। उन्होंने दोनों भाइयों को साथ में देखा तो खुशी से फूले नहीं समाए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने आनंदी की प्रशंसा में कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, और गांव वालों ने भी आनंदी की प्रशंसा की, आनंदी की तारीफ की और कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है।